दोस्तों, आज हम आपके लिए काला पानी सीरीज के नेक्स्ट पार्ट को लेकर आए हैं, जिसमें हम बाकी बचे एपिसोड्स को एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर उसे पहले देख लो ताकि आपको कहानी समझने में दिक्कत ना हो। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये शानदार एक्सप्लेनेशन। एपिसोड 4 की शुरुआत में हमें 1943 का अंडमान एंड निकोबार का सीन दिखाया जाता है, जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। वहीं पर एक जापानी सोल्जर जख्मी हालत में मिलता है, जो उन्हें बताता है कि यहाँ एक बीमारी के कारण सारे लोग मर चुके हैं, लेकिन 2 लोग उन्हें ऐसे मिले जिन्हें इस बीमारी से कुछ भी नहीं हुआ, और इतना कहकर वो फिर खून की उल्टियां करके मर जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हम गवर्नर को देखते हैं, जिसे पुलिस का हेड शिवा बताता है कि एटीएम कंपनी के लोग यहाँ से कहीं गायब हो चुके हैं, और वो लोग गए कहाँ किसी को नहीं पता। इसके बाद गवर्नर सबसे कहते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी उन लोगों को ढूंढना होगा। तब शिवा कहता है कि एक आदमी है जो उन लोगों के बारे में जरूर कुछ बता सकता है, और फिर वो सीधा एसीपी केतन से जाकर मिलता है और पूछता है कि वो लोग कहाँ हैं। तब इस पर केतन कहता है कि मैं उन्हें ढूंढने उनके घर गया था, लेकिन वो लोग वहाँ थे ही नहीं, और जब वो एक कमरे में जाने लगा तब उसको किसी ने डंडा मारकर उसको बेहोश कर दिया। ये सुनकर शिवा कहता है कि झूठ मत बोलो, तुम्हें सब कुछ पता है। तब वहाँ केतन अपने सीनियर पर ही भड़क जाता है और कहता है कि मुझे सच बोलने की सजा तो पहले ही मिल चुकी है। और फिर केतन उसे अपनी कहानी सुनाता है कि आखिर उसका ट्रांसफर अंडमान में क्यों हुआ था। दरअसल कुछ सालों पहले केतन बहुत ही ईमानदार ऑफिसर हुआ करता था, लेकिन एक बार बहुत बड़े आदमी के घर से करोड़ों का सोना रेड में जब्त किया गया था, जिसके कारण केतन पर ऊपर से बहुत प्रेशर आ रहा था। लेकिन केतन ने किसी की बात नहीं सुनी, जिसके कारण उसका ट्रांसफर यहाँ अंडमान में हो गया। अब हमें संतोष और चीरू को दिखाया जाता है, जो एक किनारे बोट पर बेहोश पड़े थे। तब चीरू को होश आता है और वो दोनों किसी घने जंगल के बीचों बीच फंस जाते हैं, जहाँ से उनका बाहर निकल पाना नामुमकिन है। उसके बाद इधर हम ज्योत्सना को देखते हैं, जो बच्चों के साथ बासु अंकल के घर आती है। यहाँ रितु एमडी के पास जाकर डॉक्टर सौदामिनी सिंह की रिसर्च के बारे में बताती है कि उसे एक प्लांट मिला है जिससे ये बीमारी ठीक हो सकती है। लेकिन उल्टा एमडी उस पर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पर सिर्फ मरीजों का ख्याल रखो, बाकी काम बाद में करना। इधर पुलिस वालों को न्यूज मिलती है कि मिस्टर वानी और उसके साथी एक कंटेनर में पाए गए हैं, जो शिप से भागने का प्लान कर रहे थे। तब शिवा कहता है कि उन्हें वापस उन्हीं के रिजॉर्ट में भेज दो और इस बार उन पर नजर रखना। उसके बाद हम चीरू और संतोष को देखते हैं, जो भटकते भटकते एक कैंप तक पहुंच जाते हैं, पर यहाँ उन्हें कुछ लोगों की लाश मिलती है, जिसे देखकर संतोष को उल्टी हो जाती है और धीरे धीरे उसकी हालत अब काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और तभी उसे चीरू के पास कछुए के अंडे मिलते हैं और वो कहता है कि तुम इसी की स्मगलिंग करते हो। और फिर वो अपनी फैमिली से बिछड़ने का इल्जाम भी चीरू पर लगाने लगता है और गुस्से में संतोष वहाँ से चला जाता है। जब वो थोड़ा आगे निकलता है तो एक गड्ढे में गिरकर वो बेहोश हो जाता है। यहाँ चीरू को लगता है कि वो गुस्से में ज्यादा ही आगे निकल गया, इसलिए वो उसका पीछा भी नहीं करता। इधर पुलिस वाले गवर्नर के साथ होते हैं, जो बताते हैं कि मिस्टर वानी कहाँ जा रहे थे वो किसी को भी नहीं बता रहे हैं। तब एसीपी केतन कहता है कि सर एक बार मैं ट्राई करूं, और फिर वो मिस्टर वानी से बात करने चला जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है रितु पर, जो अपने दोस्तों को लेकर उसी प्लांट को ढूंढने आई हुई है, लेकिन वहाँ उन्हें कोई भी प्लांट नहीं मिलता। तब रितु के दोस्त कहते हैं कि शायद इस प्लांट को किसी ने काट दिया होगा। अब अगले सीन में केतन गवर्नर के पास आता है और कहता है कि सर वो लोग यहाँ से निकलकर दूसरे आइलैंड पर जाने वाले थे, जिन्हें उनकी कंपनी ने हाल ही में सरकार से खरीदा है। तब सेक्रेटरी पूछता है कि उनका ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट मेंबर है जिसके लिए एटीएम कंपनी ने इतना बड़ा आइलैंड खरीद लिया। तब केतन बताता है कि इस कंपनी की सीईओ की वाइफ स्वस्ति इसी आइलैंड पर है और उसकी सेफ्टी के लिए ये कदम उठाया गया है। यहाँ हमें पता चलता है कि सीईओ की वाइफ प्रेग्नेंट होती है। ये सुनने के बाद गवर्नर बोलता है कि हमें इन लोगों को यहाँ से जाने देना चाहिए। फिर वो अपना प्लान बताता है कि हम मिस्टर वानी से शर्त रखेंगे कि अगर उन्हें यहाँ से निकलना है तो जो लोग इस बीमारी से सेफ हैं उन्हें भी अपने साथ ले जाना होगा। जिस पर गवर्नर का सेक्रेटरी बताता है कि एक बार में एक जहाज से 5000 लोगों को ही ले जा सकते हैं। और फिर केतन ये शर्त सुनकर वहाँ से मिस्टर वानी के पास चला जाता है। इधर रितु को एमडी फिर से डांट देते हैं, क्योंकि रितु उसकी बात नहीं मान रही थी। तब वहाँ केतन आता है और रितु से बात करने लगता है। थोड़ी देर में वहाँ पर केतन के सर शिवा आते हैं और वो उससे कहते हैं कि अच्छा हुआ तुम मिल गए,
मुझे तुमसे जरूरी बात करनी थी। और फिर वो केतन को लेकर चाय पीने चले जाते हैं। वहाँ उन दोनों की बातें चलती हैं और बातों ही बातों में केतन के मुंह से सच निकल जाता है और वो कहता है कि अब 4 साल बाद सच के लिए काम करके अच्छा लग रहा है। तभी शिवा उसका झूठ पकड़ लेते हैं कि तुम्हारा ट्रांसफर तो 2 साल पहले हुआ है, तो तुम 4 साल क्यों कह रहे हो। अब केतन का असली चेहरा सामने आता है कि असल में शुरू से ही केतन एक करप्ट ऑफिसर था। और यहाँ हमें केतन की नई प्लानिंग के बारे में भी पता चलता है कि जब वो मिस्टर वानी के रिजॉर्ट में उस रात पहुंचा था, तभी उस समय मिस्टर वानी और सीईओ की वाइफ स्वस्ति दोनों भागने का प्लान बना रहे थे। केतन कहता है कि आप चाहकर भी यहाँ से नहीं निकल पाओगे और वो उन्हें आइडिया देता है कि वो कुछ दिनों के लिए यहाँ से अंडरग्राउंड हो जाएं। और जब वो पुलिस के सामने आएंगे तो हम गवर्नर को ऐसा दिखाएंगे कि एटीएम कंपनी के लोगों के जाने से उनके लोगों को कुछ फायदा होगा, तभी वो आपको आपके आइलैंड पर जाने देंगे। ये सुनने के बाद मिस्टर वानी इस प्लान के लिए एग्री कर जाता है। ये सारी बातें सुनने के बाद शिवा कहता है कि अब मैं तुम्हारे इस प्लान के बारे में गवर्नर को बता दूं तो। तब केतन कहता है कि मेरे इस प्लान को बताकर आप उन 5000 लोगों की जान भी खतरे में डाल दोगे, बाकी आपकी मर्जी। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इधर हम देखते हैं कि ज्योत्सना को बासु अंकल के घर में एक डायरी मिलती है जिसमें उस बीमारी के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। फिर बासु अंकल बताते हैं कि एक जापानीज डॉक्टर को पता चला था कि इस बीमारी से यहाँ के कुछ लोगों को जरा भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी बॉडी उसी हिसाब से ढल चुकी है और वो लोग कोई और नहीं बल्कि ओरका कबीले के लोग होते हैं। इधर रितु को अपने रिसर्च से पता चलता है कि उस प्लांट का शेप एग्जैक्टली ओरका के सिंबल से मैच करता है। और यहाँ चीरू भी भटकते भटकते ओरका कबीले के पास पहुँच जाता है, जहाँ वो देखता है कि वो लोग वही इन्फेक्टेड पानी पी रहे हैं, पर उन्हें कुछ भी नहीं होता है। इसके बाद हमें एटीएम कंपनी की मालकिन स्वस्ति को दिखाया जाता है, जिसे वही इन्फेक्शन हो चुका है। और इसी के साथ एपिसोड 4 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में चीरू एक रोड पर पड़ा मिलता है, जिसे एक ट्रक वाला एक जगह छोड़ देता है और फिर वहां से चीरू अपने घर पहुंच जाता है। और घर पहुंचते ही उसे पता चलता है कि उसकी माँ मर चुकी है और उसके मरने का कारण ओरका कबीले के लोग हैं, क्योंकि उसकी माँ उन्हें बचाने गई थी। अब चीरू को ओरका कबीले के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि मैं उन ओरका को छोड़ूंगा नहीं। अब हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि पार्वती और उसके हस्बैंड यानी चीरू के माँ बाप आपस में बात करते हुए जा रहे थे कि तभी उन्हें सामने एक ओरका मिलता है जो उनसे हेल्प मांग रहा था। और जब वो उन दोनों की हेल्प करने के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि एक ओरका लड़की प्रेग्नेंट है। तब वो ओरका बताता है कि मेरी बेटी का कुछ शिकारियों ने रेप किया था, और जब एनजीओ वालों ने उनके खिलाफ एक्शन लिया तब वो लोग उनके पीछे पड़ गए, जिसके कारण ये अपने कबीले से भी बिछड़ गए। फिर वो बताता है कि उन लोगों ने धमकी दी है कि अगर ये बच्चा पैदा हुआ तो वो उसे उसकी माँ के सामने उसे जला देंगे। ये सुनकर पार्वती कहती है कि मेरे होते हुए इस बच्चे को वो कुछ भी नहीं होने देगी। फिर सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ एक ओरका बैठा हुआ था। तब उसे किसी के आने का आभास होता है और जैसे ही वो चेक करने जाता है तो वहाँ चीरू उसके सर पर डंडा मारकर उसे बेहोश कर देता है। यानी कि चीरू अपनी माँ का बदला लेने आया था और उसे एक फॉरेस्ट टॉवर में बंदी बना लेता है, क्योंकि चीरू को पता था कि इस बीमारी का इलाज इन लोगों के पास है। उसके बाद यहाँ अब हॉस्पिटल में स्वस्ति एडमिट थी और बाहर मिस्टर वानी डॉक्टर से बोलते हैं कि कैसे भी करके आप सीईओ की वाइफ को बचाओ, नहीं तो उस आइलैंड पर जाना कैंसिल हो जाएगा। इधर केतन भी अब रितु से जाकर मिलता है और कहता है कि हमें किसी भी हाल में सीईओ की वाइफ स्वस्ति को बचाना होगा, क्योंकि अगर वो नहीं बची तो कोई भी दूसरे आइलैंड पर नहीं जा पाएगा। और यहाँ रितु केतन को उसी प्लांट के बारे में बताती है और कहती है कि इस प्लांट से ये बीमारी ठीक हो सकती है, जिस पर केतन कहता है कि चलो फिर मिलकर उसे ढूंढते हैं। और उसकी बातों से हमें समझ में आता है कि केतन रितु को पसंद करने लगा है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें उसी ओरका को दिखाया जाता है जिसे चीरू ने बांध के रखा था, और उससे पूछने पर वो बताता है कि हमारे पूर्वज नाराज हैं, उसी वजह से ये बीमारी फैल रही है। ये सुनकर चीरू गुस्से में ओरका को मार मार कर कहता है कि इन लोगों के लिए मेरी माँ हमेशा काम करती रही, यहाँ तक कि इन्हें बचाने में मेरा बाप भी चला गया। और इतना कहकर वो रोने लगता है। अब हम संतोष को देखते हैं, जिसे अब उस गड्ढे में होश आता है और वो देखता है कि उसके सामने तो किसी की लाश पड़ी है और वो पूरी तरह से सड़ गई थी। और जैसे ही वो वहाँ से निकलने के लिए खड़ा होता है तो देखता है कि उसका एक पैर तो टूट चुका है और उसकी भूख और प्यास के कारण जान जाने ही वाली होती है।
लेकिन उसके सामने उसे सांप का अंडा दिखाई देता है और जैसे ही वो उसे उठाकर खाने वाला होता है तो सांप फन फैलाकर उस पर हमला कर देता है। तब संतोष डर के मारे बड़े पत्थर से उसे कुचलकर मार देता है और वो जाकर उस अंडे को खा लेता है। हालांकि संतोष प्योर वेजिटेरियन था, लेकिन ऐसी हालत में उसे सांप का अंडा खाना पड़ता है। इधर केतन पुलिस की टीम को लेकर उस प्लांट की तलाश में निकलता है और इधर हमें पता चलता है कि पार्थ को भी वो इन्फेक्शन हो चुका है। इधर फ्लैशबैक में जब पार्वती उस टावर पर पहुंचती है जहां उसकी बेटी को रखा था, तो वो देखती है कि वो ओरका रस्सी से लटका पड़ा है और अंदर उसके पति की भी बुरी हालत थी। तब उसका पति कहता है कि वो शिकारी आकर लड़की को अपने साथ ले गए। फिर सीन प्रेजेंट में आता है जहां चीरू को एनजीओ का आदमी बताता है कि मैंने उस ओरका को यहाँ से भगा दिया है और यहाँ हम देखते हैं कि संतोष की हालत अब उस अंडे को खाने से और भी ज्यादा खराब हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो वहाँ से जैसे तैसे करके बाहर निकल जाता है। इधर अब पार्थ उन सबको छोड़कर जाने का फैसला करता है ताकि वो सब सेफ रहें और फिर वो एक चिट्ठी छोड़कर वहाँ से निकल जाता है। तब उसे बाहर बासु अंकल पकड़ लेते हैं और फिर वो कहते हैं कि मैं भी तेरे साथ चलता हूँ और वो दोनों चले जाते हैं। उसके बाद हम चीरू को देखते हैं जिसे पुलिस वाले पकड़ लेते हैं क्योंकि उसके पास ओरका का लॉकेट मिला था। तब चीरू कहता है कि ये तो मेरी माँ का है, लेकिन वो लोग नहीं मानते। तब वहाँ पर केतन आता है और वो चीरू को जाने देता है, लेकिन पुलिस वाले इसका पीछा करते करते उस ओरका को भी पकड़ लेते हैं जो वहाँ से भाग गया था और वो उसे पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। फिर सीन फ्लैशबैक में जाता है जहाँ ओरका की लड़की की उन लोगों ने बहुत ही बुरी हालत कर रखी थी और हमें पता चलता है कि उस लड़की ने एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम पार्वती चिरंजीवी रखती है, यानी कि वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि चीरू ही है। मतलब चीरू बायोलॉजिकल एक ओरका है और यहीं पर एपिसोड 5 खत्म हो जाता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में हमें कई साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहां कुछ ओरका कबीले के लोग कहीं जा रहे होते हैं। तभी उनमें से एक ओरका पास ही के नहर से पानी पी लेता है, जिसे देखकर उनका लीडर उसे यहाँ से दूर जाने को कहता है क्योंकि जिस नहर से वो पानी पी रहा था उसी के बगल में एक जानवर मरा पड़ा था और वो जान गए थे कि ये नहर इन्फेक्टेड हो चुकी है। अब वो इन्फेक्टेड ओरका किसी गुफा में चला जाता है और भूख लगने पर पेड़ के पत्तों को खाने लगता है और सरप्राइजिंगली वो कुछ ही दिनों में ठीक होकर वापस आ जाता है, जिसे देखकर सभी ओरका समझ जाते हैं कि इस बीमारी का इलाज उस पेड़ की पत्तियों में है। उसके बाद अब हम उसी ओरका को देखते हैं जिसे पुलिस वालों ने पकड़ा था और अब हॉस्पिटल में उसके खून की जांच हो रही होती है। तब रितु बताती है कि जिस प्लांट को वो ढूंढ रही थी उसका कुछ अंश इसकी बॉडी में भी है। तब एमडी पूछता है कि ये कैसे हो सकता है, तो वो बताती है कि ओरका के पूर्वज इस प्लांट को खाया करते थे। इसी कारण से अब जितने भी ओरका पैदा हो रहे हैं उनकी बॉडी इसी बीमारी से इम्यून हो जाती है। इसका मतलब है कि ओरका की बॉडी ही हमारी दवाई बन सकती है। इसके बाद ये बात एमडी गवर्नर के सेक्रेटरी को बताते हैं कि इससे लोगों की जान बचाई जा सकती है, लेकिन उसकी बॉडी से सैंपल निकालने में उस ओरका की जान भी जा सकती है। ये सुनकर सेक्रेटरी कहता है कि जो भी करना है हमें ही करना है, वरना गवर्नर तो किसी भी हाल में ओरका को कुछ भी होने नहीं देगा, इसलिए तुम जो कर रहे हो करते रहो। फिर सीन चेंज होता है और हम गुरुद्वारे में संतोष को देखते हैं जहां उसे पता चलता है कि इन लोगों को संतोष एक जंगल में बेहोश मिला था, इसलिए वो उसे यहाँ पर उठा लाए हैं। तभी संतोष को वहाँ पर अपनी बेटी की बोतल दिखती है। ये वही बोतल थी जो ज्योत्सना को एक आदमी ने उसी मेडिकल स्टोर में दी थी। ये देखकर वो सरदार जी संतोष को पूरी बात बताते हैं और कहते हैं कि आप घबराओ नहीं, वो लड़की आपके बच्चों का पूरा ध्यान रखेगी। इधर ज्योत्सना पार्थ को ढूंढती है लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिलता। तब वो उस चिट्ठी को पढ़ती है और फिर कद्दू को लेकर अपने साथ पोर्ट की ओर निकल जाती है क्योंकि उसे वीनू से पता चला था कि 5000 लोग दूसरे आइलैंड पर जाने वाले हैं। यहाँ चीरू को उसके दादाजी पूरी सच्चाई बताते हैं और कहते हैं कि तेरी वजह से ही तेरी माँ ओरका की इतनी फिक्र करती थी। तब चीरू ये सुनकर रोने लगता है। तभी वहाँ ज्योत्सना कद्दू को लेकर चीरू के घर आती है और चीरू बच्ची को देखते ही पहचान जाता है। फिर चीरू ज्योत्सना को अपनी माँ के बारे में बताता है और वो गाड़ी की चाबी देकर कहता है कि जाओ इस बच्ची को छोड़कर आओ। तब बातों बातों में चीरू कहता है कि मेरी वजह से एक आदमी मरने वाला है, लेकिन मैं उसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ सिर्फ डॉक्टर्स का ही जाना अलाउड है। तब ज्योत्सना कहती है कि नर्स भी तो जा सकती होंगी।
फिर वो दोनों हॉस्पिटल की तरफ निकल जाते हैं। इधर एमडी उस ओरका के पास जाता है और कहता है कि तुम्हारी मदद से कई लोगों की जान बचाई जा सकती है, और वो उसे पूरी बात बताते हैं। फिर वो कहते हैं कि इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है। इस पर वो ओरका कहता है कि किसी की जान बचाने के लिए मरना भी पड़े तो मैं तैयार हूँ, क्योंकि हमें शुरुआत से दिखाया गया था कि ओरका इंसानों के प्रति बहुत ही हमदर्दी दिखाते हैं। और फिर वो उसका ऑपरेशन करने की परमिशन दे देता है, लेकिन साथ में वो एक शर्त भी रखता है कि मेरे बाद मेरे कबीले का कोई भी तकलीफ में नहीं आना चाहिए। और डॉक्टर और पुलिस वाले इस बात के लिए मान जाते हैं और ऑपरेशन करने की जिम्मेदारी रितु को दी जाती है। और जब रितु स्वस्ति को देखने जाती है तब उसकी हालत बहुत खराब होती है और उसे हिचकियां भी आनी शुरू हो जाती हैं और वो बहुत ही जल्दी मरने वाली है, जिसके कारण एमडी उसे बोलते हैं कि आज रात ही तुम्हें ऑपरेशन करना होगा। इस पर रितु कहती है कि इस कंडीशन में सिर्फ माँ को ही बचाया जा सकता है, और ये सुनकर सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं। तभी केतन को ओरका की भाषा में एटाउस शब्द सुनाई देता है और वो उस ओरका की कही हुई बात को हिंदी में ट्रांसलेशन करवाता है, जिसमें उसने कहा था कि तुम लोगों ने हमारे पूर्वजों का घर उजाड़ कर उन्हें परेशान किया, इसलिए वो ये बीमारी वापस ले आए। फिर उसे समझ आता है कि एटाउस मतलब पूर्वजों का घर होता है। आगे उसे पता चलता है कि ओरका अपने पूर्वजों को दफनाने के बाद उन पर बीज छिड़क देते थे, जिस पर थोड़े दिन बाद पेड़ उग जाता था। और इस पर केतन कहता है कि जानकिंस लेक के पास भी तो उनका ग्रेवयार्ड हो सकता है। और फिर वो कहता है कि रितु भी तो उस प्लांट को उसी जगह पर ढूंढ रही थी, लेकिन वो प्लांट वहाँ से गायब था। ये जानने के बाद केतन जानकिंस लेक के लिए निकल जाता है। इधर चीरू और ज्योत्सना ओरका से मिलने जाते हैं। तभी एमडी आकर उन्हें बताता है कि हम चाहकर भी तुम्हें उससे नहीं मिला सकते, क्योंकि उसका ऑपरेशन थोड़ी ही देर में शुरू होने वाला है। तब चीरू वहाँ खुद को कोसने लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं चीरू के कारण ही वो ओरका पकड़ा गया था। तब एमडी कहता है कि हम जो ओरका की बॉडी से निकालने वाले हैं उससे सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, इसलिए हमें ये करना ही होगा। तो इस पर चीरू कहता है कि अगर आपको ओरका की बॉडी से कुछ निकालना ही है तो आप मेरी बॉडी से निकाल लीजिए, क्योंकि मैं बायोलॉजिकल एक ओरका ही हूँ और मुझे इस बीमारी से कुछ भी नहीं हुआ है। और वो किसी तरह एमडी को मना ही लेता है ताकि उस ओरका की जान बच पाए। फिर हम देखते हैं कि इधर संतोष अपने बच्चों को बचाने के लिए वहाँ से एक एम्बुलेंस लेकर भाग जाता है। इधर केतन की टीम जानकिंस लेक के पास की मिट्टी की जांच करती है और उन्हें वहाँ एटीएम कंपनी का बोर्ड भी मिलता है और उसे समझ आता है कि शायद यहीं से इस बीमारी की शुरुआत हुई है। खैर, एक जगह पर पुलिस वाले संतोष को रोक देते हैं और उसे एम्बुलेंस वाला समझकर अपने साथ एक डेड बॉडी को उठाने के लिए ले जाते हैं। यहाँ संतोष अब बॉडी को ले जाने आता है और तब उसे पता चलता है कि ये तो उसी का बेटा पार्थ है। और ये देखकर संतोष टूट जाता है और खूब रोता है, लेकिन पुलिस वाले को उसकी सच्चाई पता न चल जाए इसलिए वो नॉर्मल होने का दिखावा करता है। और ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद स्वस्ति ठीक हो जाती है और वहीं रितु चीरू को भी बचा लेती है। उसके बाद ज्योत्सना और रितु बैठकर बातें करते हैं। तब रितु कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें उस प्लांट की जरूरत है, लोगों को बचाने के लिए हम किसी इंसान को नहीं मार सकते। तब ज्योत्सना कहती है कि तुम्हें ये प्लांट एक जगह पर मिल सकता है और वो उसे बासु अंकल की वो डायरी के बारे में बताती है। और यहीं पर एपिसोड 6 खत्म हो जाता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में कुछ हफ्ते पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां एक ओरका अपने कबीले वालों के पास भागकर आता है और कहता है कि ये बीमारी वापस आ चुकी है। उसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि शहर में जाने वाले पानी की पाइपलाइन तोड़नी होगी, वरना शहर के सारे लोग मारे जाएंगे। पर दूसरा ओरका कहता है कि अगर उन्हें पता चल गया कि हमें इस बीमारी से कुछ नहीं होता तो वो सबसे पहले हमें ही अपना टारगेट बनाएंगे। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें गवर्नर को दिखाया जाता है, जहां एमडी उसे बताता है कि हमने उसी सैंपल से स्वस्ति के साथ साथ 4 और मरीजों की भी जान बचाई है। ये सुनकर पुलिस का हेड शिवा कहता है कि जब एक ओरका के ब्लड सैंपल से इतनी जान बचाई जा सकती है तो सोचो और ज्यादा ओरका के ब्लड सैंपल से तो हम कई सारे पेशेंट्स को ठीक कर सकते हैं। इस बात पर एमडी कहता है कि इसमें ओरका की जान भी जा सकती है और उसकी जनसंख्या तो पहले से ही इतनी कम है। तब गवर्नर शिवा को कहता है कि इसके बारे में तुम सोचना भी मत। इसके बाद ज्योत्सना रितु को बताती है कि उस डायरी में 2 आइलैंड का जिक्र किया गया था जहां ये प्लांट मिलता है। तब रितु कहती है कि हमें जल्द से जल्द वो प्लांट लाना होगा, लेकिन ज्योत्सना कहती है कि पहले मैं एक बच्ची को यहाँ से शिप तक पहुँचा दूं, फिर वो डायरी मैं तुम्हें लाकर दे दूंगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगी क्योंकि मुझे किसी से मिलना है। इधर केतन मिस्टर वानी से मिलता है और उससे एटाउस प्रोजेक्ट के बारे में पूछता है। फिर केतन बताता है कि पहले जब भी कोई ओरका उस बीमारी से मारा जाता था तब वो लोग उसे एक शमशान में दफनाते थे, जिसे आज के टाइम पर जानकिंस बायो पार्क कहा जाता है।
और फिर वो कहता है कि लैब रिपोर्ट में भी पता चल गया है कि इस मिट्टी में उस बीमारी के बैक्टीरिया हैं और वहीं पर वो पौधे भी उगे हुए थे जिससे उस बीमारी को दूर किया जा सकता है। लेकिन कुछ लोग आए और उन्होंने उन पौधों को उखाड़ दिया और वहाँ खुदाई करके कुछ बनाने लगे। लेकिन बारिश के कारण वो मिट्टी सीधे लेक में पहुंची और लेक से सीधा लोगों के घर में, और उसी जगह पर मुझे एटीएम कंपनी का बोर्ड मिला। फिर केतन मिस्टर वानी से कहता है कि अब आपको बताना होगा कि आप वहाँ पर क्या कर रहे थे। इस पर मिस्टर वानी बताते हैं कि हम चाहते थे कि इस फेस्टिवल के इनॉग्रेशन में खुद इस कंपनी के सीईओ यहाँ पर आएं और उसी के लिए हम वहाँ पर हेलीपैड बनवा रहे थे, लेकिन ऐन वक्त पर उन्होंने यहाँ आने से मना कर दिया, इसलिए हमने उस प्रोजेक्ट को वहीं पर ड्रॉप कर दिया। ये सुनते ही केतन गुस्से में कहता है कि एक हेलीकॉप्टर के कारण आज पूरा शहर मरने की कगार पर है और इस बात को लेकर दोनों में बहस होने लगती है। तब मिस्टर वानी केतन को धमकी देते हैं कि अगर इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स बाहर गईं, तो आप भी इस आइलैंड से कभी बाहर नहीं जा पाओगे। उसके बाद यहाँ चीरू के पास वही ओरका आता है और उसे जान बचाने के लिए थैंक यू बोलता है। इधर एमडी और गवर्नर का सेक्रेटरी मिस्टर वानी से मिलकर उसे ऑफर देते हैं कि हम आपके आइलैंड पर एक रिसर्च लैब बनाना चाहते हैं ताकि इस बीमारी का एंटीडोट बन सके, और वो डील एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन वो बड़ी ही चालाकी से उस एंटीडोट का पेटेंट अपने नाम कर लेता है। उसके बाद अब संतोष पोर्ट पर आ चुका है, अपनी बेटी को ढूंढ रहा है, और जब उसे अपनी बच्ची नहीं मिलती तो वो वहाँ खूब रोने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद ज्योत्सना कद्दू को उन तक पहुँचा देती है और संतोष ज्योत्सना के पैरों में पड़कर धन्यवाद करता है। इधर चीरू और ओरका एक गाड़ी में बैठकर कबीले की ओर जाने लगते हैं कि तभी उन्हें रास्ते में पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। इधर केतन रितु से मिलने आता है और वो केतन को बताती है कि उसे प्लांट मिल चुका है। तब केतन उससे कहता है कि चलो मैं तुम्हें रास्ते में छोड़ देता हूँ, जो रेडियो के जरिए एक दूसरे से बात कर रहे थे। और तभी हमें उन दोनों के बचपन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ वीनू को क्लास में एक प्रोजेक्ट मिलता है और वो उस प्रोजेक्ट के लिए एक अलग तरह का प्लांट लेकर आता है और उस गमले पर ज्योत्सना का नाम लिखा होता है। इसके बाद केतन रितु को अपने साथ लेकर जा रहा होता है, पर वो उसे रास्ते में नहीं छोड़ता और वो उसे सीधा मिस्टर वानी के पास लेकर जाने वाला था, क्योंकि उस एंटीडोट को बनाने के लिए रितु की जरूरत थी। और फिर रितु उसे खूब इमोशनल ब्लैकमेल करने लगती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शिवा गवर्नर से कहता है कि हमें ओरका से एंटीडोट बना लेना चाहिए, लेकिन गवर्नर मना कर देता है। जिसके बाद वो पुलिस वाला चीरू और उसके साथियों को जाने देता है और वो कबीले की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें ऐसा लगता है कि उनका कोई पीछा कर रहा है। फिर दूसरे ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि केतन रितु के बिना ही वानी के पास आता है और इसी बात पर वानी का बॉडीगार्ड उसे खूब मारता है। और इधर हमें पता चलता है कि कद्दू के गर्दन पर भी ब्लैक रेशेस हैं, मतलब वो भी इन्फेक्टेड हो चुकी है, जिसके कारण ज्योत्सना उसका ट्रैवलिंग पास उसके हाथ से निकाल देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उस आइलैंड पर भी इन्फेक्शन फैले। इधर ज्योत्सना रितु को रेडियो के जरिए बताती है कि अब वो वहाँ पर नहीं आ पाएगी, इसलिए वो उसे रेडियो से ही आइलैंड का नाम और एड्रेस बताती है। अब इधर संतोष ज्योत्सना के सामने हाथ जोड़ता है कि वो इस बीमारी के बारे में किसी को ना बताए और उन दोनों को जाने दे, लेकिन ज्योत्सना उसे जाने नहीं देती। तो गुस्से में आकर संतोष उसका गला दबा देता है और ज्योत्सना की वहीं पर मौत हो जाती है। और हम देखते हैं कि अब तो ज्योत्सना से मिलने के लिए वीनू भी आ चुका है। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि गवर्नर एमडी से एंटीडोट बनाने की प्रोसेस के बारे में पूछता है। तो इस पर एमडी पूछता है कि आपको इसका प्रोसीजर क्यों जानना है। तभी हम देखते हैं कि चीरू के पीछे पीछे पुलिस वाले ओरका कबीले तक पहुंच गए हैं, मतलब ये पूरा प्लान गवर्नर का ही होता है। तब एमडी गवर्नर पर गुस्सा करने लगता है कि इससे तो पूरा ओरका कबीला ही खत्म हो जाएगा। लेकिन इस पर गवर्नर कहता है कि ओरका कबीले के लोग हमारे साथ इवॉल्व नहीं कर पाए और जो इवॉल्व नहीं करता उसे मारना पड़ता है। फिर यहाँ केतन को दिखाया जाता है जिसकी बहुत ही बुरी हालत हो जाती है और वहाँ रितु के पास बासु अंकल आते हैं, यानी ज्योत्सना ने रितु की मदद के लिए पहले ही बासु अंकल को बता दिया था और वो दोनों उस प्लांट की खोज पर निकल जाते हैं। उसके बाद अब 5000 लोगों को वहाँ से दूसरे आइलैंड पर जाने के लिए बैठा दिया जाता है, जिसमें अब संतोष और उसकी बच्ची भी शामिल थे। इधर वीनू अब ज्योत्सना को ढूंढता हुआ अपने स्कूल तक पहुँच जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि उसने जो पेड़ ज्योत्सना के नाम से लगाया था वो वही प्लांट था जिसे रितु खोज रही है। अब यहाँ चीरू और उस ओरका को पुलिस वालों ने पकड़ा हुआ था, लेकिन उस कबीले के सारे लोग ही गायब थे। अब पुलिस वालों को एक बच्चा नजर आता है और वो उसके पीछे भागने लगते हैं और थोड़ी दूर पर वो बच्चा गायब हो जाता है। इसके बाद वो ओरका चीरू को इशारा करता है और वो दोनों भी जंगल में भाग जाते हैं।
तभी एकदम से कई सारे ओरका उन पुलिस वालों पर हमला कर देते हैं और सबको घेर लेते हैं। फिर हमें पता चलता है कि ओरका भी पहले से तैयार बैठे थे और इसी सस्पेंस के साथ ये सीरीज यहाँ खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही शानदार सीरीज के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।